नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारे चैनल पे आप जो है शिक्षा से संबंधित नई नई जानकारियों की वीडियो आपको मतलब मिलती रहती है हमारे चैनल से। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और कुछ सीखने के लिए एजुकेशन से संबंधित बातों को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है, ऐसा करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ना आज की क्लास। तो हम वर्ब पढ़ रहे थे और उसमें इन्फिनेटिव की जानकारी ले रहे थे। तो आज ये 22 नंबर का कुछ रूल है। तो इसमें लिखा है कि गो या कैप यानी कीप। तो गो, कीप तथा कैरी आदि अपने मूल अर्थ में रहें तो इनके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है। तो अगर इनका इस्तेमाल इन्हीं अपने मूल अर्थ में रहें कि गो माने जाना, कीप माने रखना, कैरी माने ले जाना, तो इनके बाद फुल इन्फिनेटिव आ सकता है। ठीक है, और वो सही माना जाता है। ही कीप ए गन, तो ही कीप अ गन, तो यानी कीप का मतलब रखना ही मीनिंग आ रहा है कि वह बंदूक रखता है। टू फायर, ठीक है, फायर करने के लिए, गोली चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो कीप है इसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वी वन का प्रयोग सही माना जाता है। ठीक है, तो कीप के अलावा गो और कैरी भी ऐसे ही वर्ब हैं। ठीक है, अगला है 23वां। यदि वांट तथा नीड्स किसी मानव को किसी कार्य की आवश्यकता पड़े तो इसके बाद फुल इन्फिनिटी आता है। यदि वांट तथा नीड्स किसी मानव के किसी कार्य की आवश्यकता पड़े तो इसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है। जैसे आई नीड टू बाय, तो ज़रूरत के लिए आया है, आवश्यकता के लिए आया है। आई नीड टू बाय, उसे ज़रूरत है खरीदने की, क्या, अ कार। तो यहाँ पर अब आपका जो नीड है इसके बाद इन फुल इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वी वन का प्रयोग सही माना जाता है। ठीक है, 24वां रूल है कि अलो, ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिट, फॉरबिड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब ये जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। आप जानते होंगे ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और उसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है। तो ये स्ट्रक्चर सही माना जाता है। तो जैसे ही अलो, तो अलो यहाँ पे था तो अलो आ गया। ही अलो मी, तो मी मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो गया प्रोनाउन का। तो ही अलो मी, अब फुल इन्फिनेटिव आ सकता है तो टू गो, ही अलो मी टू गो देयर। तो ये आपका स्ट्रक्चर सही हुआ। स्टॉप्ड से यदि किसी मानव का कोई कार्य रुके तो इसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है। जैसे ही स्टॉप्ड मी टू गो देयर, तो ये स्ट्रक्चर आपका सही है क्योंकि स्टॉप से कोई मानव का कार्य रुक रहा है कि वो ही स्टॉप मी टू गो देयर, उसने मुझे वहाँ जाने से रोका। तो स्टॉप के बाद हमने इन्फिनेटिव का, फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही स्टॉप, स्टॉप के बाद मी आ गया, मी के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी प्लस फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग गलती करने से पहले क्षमा मांगने हेतु होता है। तो गलती करने से पहले ही क्षमा मांगने के लिए सॉरी के बाद फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे कह रहा है आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू टुमारो, तो कह रहा है मुझे कल के लिए, कल मतलब कह रहा है मुझे खेद है कि कल मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्षमा मांग रहा है। तो सॉरी के बाद टू डिस्टर्ब यानी टू मतलब टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू टुमारो, तो यहाँ पे डिस्टर्ब लिख देना। ठीक है, ये डी गलत हो गया है, तो डिस्टर्ब डिस्टर्ब लिख दो बस। ठीक है, तो ये अब आपका सही माना जाता है। 27वां रूल पढ़ेंगे, रिमेंबर या फॉरगेट, याद रखना या भूलना। इसके बाद फुल इन्फिनेटिव जब आता है तो कम्स टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट, तो ये भविष्य के किसी घटना के बारे में इंडिकेट करता है, सूचित करता है। जैसे डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक, ये याद दिला रहा है कि मतलब मेरा किताब लाना मत भूलना। ठीक है, तो ये फ्यूचर के इवेंट को बता रहा है कि फ्यूचर में कोई काम है तो उसको सूचित करने के लिए फॉरगेट के बाद टू ब्रिंग यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग फ्यूचर के इवेंट को इंडिकेट करने के लिए आता है कि कल आना तो मेरी किताब लेकर आना, उसे भूलना मत। ठीक है, फ्यूचर इवेंट। फुल इन्फिनेटिव कम टू शो द टारगेट ऑफ एन एक्शन, तो कई बार क्या होता है फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग ये बताने के लिए होता है कि किसी एक्शन का टारगेट क्या है। तो एक्शन के टारगेट को बताने के लिए फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू,
तो आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ, टू प्ले क्रिकेट। तो यानी अब ये ना एक एक्शन का टारगेट बता रहा है कि वो जा रहा है तो कहाँ, टू प्ले, खेलने, और क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो ये जो आई, मतलब आई एम गोइंग होता है ना, ये उद्देश्य बताता है या होने वाले एक्शन को बताता है। तो उसके बाद आप फुल इन्फिनिटिव लगा सकते हो, ठीक है, टू प्ले। नॉट कम्स टू क्वालिफाई ऑन इन्फिनिटिव इन नेगेटिव सेंस, नो इज नॉट यूज फॉर इट। तो कह रहा है कि एक इन्फिनेटिव को क्वालिफाई करने के लिए नेगेटिव सेंस में हम नो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ही एडवाइज मी नो टू गो देयर, तो यहाँ पे नो टू गो देयर, तो इन्फिनेटिव से पहले नो नहीं, नोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऊपर वाला गलत हुआ, नीचे वाला सही हुआ। ही एडवाइज मी नॉट टू गो देयर, तो ये आपका नेगेटिव सेंस में प्रयोग करने से पहले इन्फिनिटी के पहले नोट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ना कि नो का। बेटर या हैड बेटर या हैड सूनर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आते हैं, ठीक है, ये सब आपको समझना है। यू हैड बेटर टू डाई, तो ये गलत हो गया। यू हैड बेटर डाई, तो अभी आपका सही है, क्योंकि ये हैड बेटर होता है ना, इसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यानी सी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डाई माने मरना। एंड या और या लाइक या एज, एंड और लाइक या एज, ठीक है, ये चार वर्ड, एंड और लाइक और एज, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो लिखा है यू हैव टू गो, यू हैव टू गो एंड टू डांस देयर। तो अब ये आपका सेंटेंस क्यों गलत हो गया, क्योंकि एंड के बाद आपने बेयर इन्फिनिटी यूज़ किया जाता है, तो आपने टू डांस लिख दिया, इसीलिए गलत हो गया। तो सही करने के लिए एंड के बाद सिर्फ डांस लगा देंगे। तो आई हैव टू गो देयर एंड डांस देयर, ठीक है। ए वर्ब ऑफ परसेप्शन गेट्स बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर इटसेल्फ। एक वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कार्य जो हम खुद तो समझ सकते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते, उसे वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आते हैं, जैसे आई सो हिम। तो सो क्या होता है, एक परसेप्शन यानी एक खुद होने वाला कार्य। तो आई सो हिम टू डांस ऑन द स्टेज। अब देखो यहाँ पे आई सो हिम टू डांस इन द ऑन द स्टेज, तो जो टू डांस है फुल इन्फिनेटिव है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, बेयर इन्फिनेटिव। तो यानी टू हटा देंगे, सिर्फ डांस सही माना जाएगा। तो आई सो हिम डांस ऑन द स्टेज, ये सही हो जाएगा अब, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि प्लीज़ काइंडली डोंट, प्लीज़ काइंडली या डोंट या नेवर, इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये आपको समझना है और नोट करके आपको इसको याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। प्लीज़ काइंडली डोंट नेवर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, जैसे प्लीज़ टू हेल्प मी इन ट्रबल। तो ये गलत हो गया, क्योंकि प्लीज़ के बाद हमने टू और हेल्प लगा दिया, यानी फुल इन्फिनेटिव लगा दिया। तो हमें लगाना था बेयर इन्फिनेटिव, तो हम टू हटा के सिर्फ हेल्प लिख देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर रूल है हमारा कि एडजेक्टिव के बाद, यानी एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन हो, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद फुल इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर आ सकता है। जैसे इट इज़ डेंजरस, तो डेंजरस क्या होता है आपका, एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन, फॉर आपका प्रीपोजिशन है और यू जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इट इज़ डेंजरस फॉर यू, तो इसके बाद फुल इन्फिनेटिव आ सकता है, टू गो देयर। तो ये आपका सही सेंटेंस हुआ। कुछ वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट आते हैं जिनसे एक नाउन अथवा प्रोनाउन तथा दूसरा इन्फिनेटिव होता है। तो ये भी आपको समझना है, कुछ वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उनमें से एक नाउन हो सकता है अथवा प्रोनाउन और दूसरा इन्फिनेटिव हो सकता है, ठीक है। अलो, ऑर्डर, एडवाइज, सजेस्ट, प्रोहिबिट, ये ऐसे वर्ब होते हैं, या फॉरबिड मना करना। तो उपरोक्त वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट रहने पर पहला नाउन अथवा प्रोनाउन और दूसरा फुल इन्फिनेटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। तो ऑर्डर्ड एक ऐसा वर्ब है जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो अगला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो सकता है, तो टू गो हो सकता है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर सही हुआ, तो ही ऑर्डर मी टू गो देयर।
ऐसे ही बी रूल है कि सीम, लुक, अपीयर, हैपन और टेंड। ये टेंड कुछ और होगा, इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो लिखा है सीम, लुक, अपीयर, हैपन एक्सेट्रा यानी उपरोक्त वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट रहने पर पहला ऑब्जेक्ट फुल इन्फिनेटिव तथा दूसरा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यानी इन वर्ब के साथ भी दो ऑब्जेक्ट रहने पर तो पहला ऑब्जेक्ट फुल इन्फिनेटिव और दूसरा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले नाउन प्रोनाउन और फिर आपका फुल इन्फिनेटिव आता है या इन्फिनेटिव आता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि फुल इन्फिनेटिव पहले आ जाएगा और नाउन प्रोनाउन बाद में। जैसे ही अपीयर्स टू बी राम, तो ये आपका स्ट्रक्चर सही हुआ, क्योंकि अपीयर के बाद जो होता है आपका इन्फिनेटिव आएगा पहले, तो टू बी आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका दूसरा नाउन राम आ गया, ठीक है। तीसरा रूल है कि सी, हियर, नोटिस, वॉच, लेट, मेक, हेल्प एक्सेट्रा उपरोक्त वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट रहने पर पहला नाउन अथवा प्रोनाउन और दूसरा बेयर इन्फिनेटिव रहता है, ठीक है। यही सब रूल होते हैं इंग्लिश के, जिसको आपको मतलब 2 से 4 बार जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा काम आए, ठीक है। तो ही मेड, तो मेड कौन क्या होता है, मेक की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ही मेड मी, तो इस समय सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, यानी ही मेड मी लाफ। तो मी क्या है आपका, एक आपका नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, तो इसके बाद एक प्रोनाउन आ गया, अगला फिर क्या आएगा, एक बेयर इन्फिनेटिव यानी सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही मेड मी लाफ, तो उसने मुझे हंसाया, ठीक है। ये काम हम खुद नहीं करते, कोई हमसे करवाता है, ठीक है। 36 नंबर रूल हो गया कि नो या एक्सप्लेन या डिस्कवर या डिस्क्लोज या रिवील एक्सेट्रा, इनके बाद WH वर्ड आएगा, तो उसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। तो आई नो टू सोल्व द क्वेश्चन, तो आई नो के बाद इसमें लिखा था WH वर्ड आएगा, तो यहाँ तो आया ही नहीं, तो इसलिए गलत है। आई नो हाउ टू, तो हाउ आ गया WH वर्ड, और टू सोल्व ये फुल इन्फिनेटिव आ गया, तो आई नो हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, ये आपका स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है कि 37 नंबर पे कि बीइंग या बोदर यानी चिंता करना, इनके बाद फुल इन्फिनेटिव मानो के एक्शन के लिए आएगा, तो ही बिगेन टू डांस ऑन द स्टेज, तो बिगेन आ गया, तो बिगेन के बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा, तो ये सही स्ट्रक्चर हुआ। और ये मानव के एक्शन के लिए आया कि ही बिगेन टू डांस ऑन द स्टेज, तो मानव स्टेज पे कुछ एक्शन यानी डांस करेगा। किसी पसंद अथवा नापसंद दर्शाने वाले वर्ब में फुल इन्फिनेटिव आता है। आई वुड लाइक, अब ये पसंद है ना, वुड लाइक पसंद करने के लिए आता है, आई वुड लाइक, तो इसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है, तो आई वुड लाइक टू डांस ऑन द स्टेज, तो ये भी आपका सही स्ट्रक्चर हुआ। तो हमने आज इतना सीखा, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है, इससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है।